हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब मैं ये कह सकता हूं मात्र आज ही का हमारे पास समय है। 25 फरवरी को आपकी केमिस्ट्री का पेपर है, ये सभी जानते हैं। तो उसी को हम जानते हुए, उसी को समझते हुए हम आपको कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को। याद रखेंगे कि 25 फरवरी को यहीं से पूछा जाएगा आपका नेमिंग रिएक्शन। ये तो मैं मतलब 100% श्योर हूं कि यहीं से पूछा जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 20 नंबर जो है ना, 20 नंबर मतलब पक्का हो जाएगा आपका। 20 नंबर हम कह सकते हैं कि पक्का कंफर्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर 20 नंबर कैसे पूछा जाएगा? ठीक है, तो ये जानिए, इसमें आगे हम जब कराएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्त कि मतलब मैं ये कह सकता हूं ना कि इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर आपने इन सभी रिएक्शन को तैयार नहीं किए तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो समझिए आपने कुछ तैयार ही नहीं किए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग जो पूछा जाता है सब यहीं से आते हैं दोस्त। अब कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सभी नेमिंग रिएक्शन को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हम यहां पे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लेते हैं जो है केनिज़ारो अभिक्रिया। सबसे पहला हमारा केनिज़ारो अभिक्रिया क्या है, इसको हम समझेंगे। इससे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो क्लासेज है, मान लेते हैं मोस्टली 1 से 1.5 घंटे की जो भी क्लासेज होंगी, बट देखिए अभी क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो अंतिम समय है, सिर्फ हम एक चीज आपसे से डिमांड करते हैं, हम आप सभी से मांगते हैं। ओनली हमेशा हम कह रहे हैं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ यही हमारा डिमांड है, अगर कुछ हमें नहीं चाहिए। इतना सपोर्ट कर देते हैं ना, दिल से आप सभी को शुक्रिया। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हम आपकी केमिस्ट्री की तो तैयारी कराएंगे ही, अभी शाम को भी मिलने वाला है तो वो सभी वीडियो मिलेंगे ही, प्लस आपकी हम फिजिक्स की भी तैयारी हम अच्छे तरीके से कराएंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं दोस्त। अभी हम मेहनत जरूरी है दोस्तों, मेहनत हम भी कर रहे हैं, थोड़ा आप हमारा भी सपोर्ट कर दीजिएगा। तो देखिए यहां पे क्या कहा गया, केनिज़ारो अभिक्रिया में कहा गया है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कहा गया कि जब फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे और क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं जी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे हम लिख देते हैं। तो क्या है हमारा कि सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र आप याद रख लीजिएगा, HCHO होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के हम 2 अणु लेंगे, तो या तो यहां पे 2 लिख दीजिए या एक और यहीं पे HCHO इस तरीके से लिख दीजिए। तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु हमने ले लिया। इसको हम किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्रिया करा देते हैं। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा ये समझिएगा। यहां से हमें ये मिलेगा, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो देखिए यहां से क्या निकलते हैं, यहां से हमारा इतना ये हमारा प्रोडक्ट निकलता है। यहां पे ये क्या निकल रहा है, देखिए एक कार्बन है, ठीक है ना, और 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये हमारा निकलेगा, ठीक है। चलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, CH3 लिख देंगे। और यहां से हमारा OH निकलता है, यहां से हमारा OH निकलता है। तो यहां पे CH3OH ये हमारा बन जाता है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये समझिएगा। पहले हम लिखेंगे, यहां पे देखिए H है, फिर C कार्बन है, फिर 2 ऑक्सीजन है। तो H है तो दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा H, फिर यहां पे C है, OO है, तो हम लिखेंगे COONA। यहां पे देखिए सोडियम है ना, तो ये सोडियम जुड़ जाता है। तो यहां पे हमारा क्या बना, मेथिल एल्कोहल, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट है। तो ये 2 हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। ये हम जो इस तरीके से बनाए हैं ना, ये नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये हम समझाने के लिए आपको बना दे रहे हैं। यहां पे नाम जरूर लिख दीजिएगा, नीचे क्या क्या ये सब है ये नाम जरूर लिखिएगा। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड,
ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। देखिए जो मेन हमारा प्रोडक्ट है ना, उसका आपको नाम लिखना अनिवार्य होता है, तो ये लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्त, अच्छी बात है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, एक एक प्रश्न को। दूसरा हमारा नेम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आता है, जिसका नाम है स्मिट अभिक्रिया। बहुत बार ये भी पूछा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो क्या बताया गया कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिलेमीन बनता है, और इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है जी। क्या हमने कहा कि जब एसिटिक अम्ल को लेंगे और हाइड्रोजोइक अम्ल से हम क्रिया करा देंगे तो हमारा मेथिलेमीन बन जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एसिटिक अम्ल। तो यहां पे हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण, यहां पे हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण। तो यहां पे हम लेंगे एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। यह हमारा क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तो यहां पर देखिए यहां से क्या बनता है। सबसे पहले यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे 3 नाइट्रोजन है ना, तो यहां से 2 नाइट्रोजन सबसे पहले तो बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा सबसे पहले तो 2 नाइट्रोजन यहां पे बाहर निकल गए, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन बाहर निकल गए। उसके बाद अब यहां पे क्या बचा हुआ है, एक ही नाइट्रोजन है, ये आप याद रखिएगा, यहां पर एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अब दूसरा यहां से क्या निकलेगा, दूसरा यहां से एक चीज और निकलता है, यहां से दूसरा ये हमारा ये प्रोडक्ट इतना निकलता है। देखिए COO, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम C लिखेंगे, और 2 ऑक्सीजन है तो O2 लिख सकते हैं। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाते हैं। तो अब बचा क्या है प्रोडक्ट, ये ध्यान समझेंगे। CH3 बचा हुआ है, और एक नाइट्रोजन बचा हुआ है, और एक हाइड्रोजन यहां पे बचे हुए हैं, एक यहां पे। तो पहले CH3 बचा हुआ है, तो ये हम लिख देते हैं CH3। और उसके बाद एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन हम लिख देते हैं, और एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे NH2 इस तरीके से लिख देते हैं। और ये क्या है, मेथिल एमीन है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल एमीन, ठीक है, ये मेथिल एमीन है। तो दिख रहे हैं ना कैसे बना, एसिटिक अम्ल से हमारा मेथिल एमीन प्राप्त हो गया। तो ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता था कि आप सोच रहे होंगे कि सर किस तरीके से, इस तरीके से मतलब कैसे 20 नंबर हमें मिलेंगे। तो देखिए आपको कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है। एक तो आपसे कह देगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, स्मिट अभिक्रिया वहां पे दे देगा, तो स्मिट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना पड़ेगा, तो वही रिएक्शन पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन घुमाएगा क्या, दूसरा कह सकता है कि मतलब कैसे प्राप्त करें में आप लिख देगा कि एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन। अब कैसे एसिटिक अम्ल से मेथिल एमीन प्राप्त करेंगे ये पूछ लेगा आपसे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे तब ना मेथिल एमीन प्राप्त होगा। तो ये जब याद किए होंगे तभी तो पता चलेगा ना, समझ पा रहे हैं। तो ये बातें हैं जी, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आगे और भी चीजें आपको पता चलेगा, अभी और भी चीजें आपको मिलने वाला है। दूसरा यहां पे आपसे कह देता है कभी कभी कि एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ऐसे ऐसे 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि एमीन बनाने की या एमीन बनाने की एमीन की विचरण की विधि लिखिए। तो एमीन ये क्या है, मेथिल एमीन एक एमीन ही तो है। तो वहां पे केवल यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे ये रिएक्शन, कुछ नहीं तो ये समीकरण ही लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा रिएक्शन दोस्त। कब समझेंगे बात को? वैसे समझ गए होंगे हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जो हमसे कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, और जो नए नए जुड़े हुए हैं ना उनसे भी मैं कहना चाहूंगा समझ में आएगा दोस्त। आप पढ़ने पर फोकस तो कीजिए, हद पार मेहनत कर दीजिए आज और कल, आपकी केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाएगा। कंसिस्टेंट देख रहे हैं, मेहनत करके वीडियो ला ही रहे हैं, रुके हैं जी, नहीं रुक रहे हैं हम, और रुकना भी नहीं है आगे। अगला हमारा आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? तो यहां पे लिखा गया है कि नव निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टाल्विन बनता है, और उसी को ही हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं जी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। कैसे बनता है? रासायनिक समीकरण देख लेते हैं कैसे बनता है। तो हम यहां पे क्या लेते हैं जी? जब हम बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 लिख दें, या इस तरीके से बेंजीन इस तरीके से बना दे। यहां पे H एक हमने H दर्शाया हुआ है, अदरवाइज यहां पर भी H है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पे सभी सिरों पर H होता है, याद रखेंगे सभी जगह है, बस दर्शाए नहीं है हम। तो ये हमने बेंजीन ले लिया। अब बेंजीन को हम मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3Cl। मेथिल क्लोराइड कहें या क्लोरोमेथेन कहें, दोनों बात एक ही है। तो मेथिल क्लोराइड से हम इसकी क्रिया करा देते हैं। जैसे ही कराते हैं ना, तो देखिए यहां से हमारा यहाँ का H और यहाँ का Cl, ये दोनों निकल जाते हैं। H और Cl ये क्रिया करके ये सबसे पहले तो HCl बनकर बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो CH3 है ये आकर ऊपर जुड़ जाता है, तो बेंजीन रिंग है यहाँ पे, और इसके ऊपर CH3 जुड़ गया, और इसी को ना हम इसी को टालुविन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी? टालुविन कहते हैं। ये हमारा क्या है? क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड भी हम कहते हैं। ये हमारा क्या है? बेंजीन है। ये हमारा क्या है दोस्त? बेंजीन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ है जी। इसको भी कैसे कह देगा? कह देगा कि बेंजीन से टाल्विन कैसे प्राप्त करें। तो आपको पता होगा तभी तो ये लिख पाएंगे ना। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछा जाता है, नेमिंग रिएक्शन में दे देगा, या आपसे कह देगा कि बेंजीन से टाल्विन कैसे प्राप्त करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं एक बार देख लूं वीडियो अच्छा बन रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। ये तो मैं कह सकता हूं ना, ये बार बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा, इस बार भी ये पूछा जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जब एल्किल हाइलाइड को, यहां पे ध्यान से समझेंगे तो लिखा गया है कि जब एल्किल हाइलाइड को हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किन एरिल बनता है, और इसी को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहां पे हमने क्या बताया? रासायनिक ये रासायनिक समीकरण है। यहां पे क्या लिखा गया? एल्किल हाइलाइड है। तो सबसे पहले एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड का मिश्रण हम लेंगे। अब देखिए एल्किल हाइलाइड को क्या RX है तो ये एल्किल हाइलाइड है, और एरिल हाइलाइड का मतलब A के साथ जो X जुड़ा होगा तो ये एरिल हाइलाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे R की जगह पर जैसे हम CH3 और X की जगह पर Cl ले लिए तो मेथिल क्लोराइड हो गया ना, तो ये एक एल्किल हाइलाइड है। और एरिल हाइलाइड का मतलब क्या हो गया? एरिल हाइलाइड के यहाँ पे जगह पर जैसे कि कोई बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर Cl जुड़ गया जैसे कि क्लोरोबेंजीन हो गया तो ये हमारा एरिल हाइलाइड हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हमसे कहा गया कि जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को, तो सबसे पहले हम एल्किल हाइलाइड को एरिल हाइलाइड को ले लेते हैं। एरिल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड कोई भी पहले ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे ले लेते हैं एरिल हाइलाइड को। तो एरिल हाइलाइड और अब ले लेते हैं एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड इनके मिश्रण को हम क्या करते हैं? सोडियम के साथ दो मात्रा में सोडियम के साथ शुष्क ईथर
शुष्क ईथर प्रवाहित करते हैं। शुष्क ईथर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो यहां पे अब हमारा क्या बन जाता है, यहां पे अगर आप समझे ना तो यहां के एक हाइलाइट, ये हाइलाइट, दो एक्स है, ये दो सोडियम के साथ क्रिया करके ये क्या निकल जाते हैं जी, 2NaX। ये सोडियम हाइलाइट बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, दो सोडियम दो हाइलाइट से क्रिया करके सोडियम हाइलाइट बनकर बाहर निकल गए। ये जो R है ये यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये हमारा क्या जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एल्किन एरिल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एल्किन एल्किन एरिल कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्किल हाइलाइड, ये हमारा एरिल हाइलाइड है, ये हमारा है एल्किल हाइलाइड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जब एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो एल्किल एरिल बनता है, एल्किन एरिल बनता है, और इसी को हम बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अंतिम समय है दोस्त, मैं जानता हूं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, कभी कभी हो रहा होगा, अंदर से डाउट भी हो रहा होगा कि क्या हम यहां पे समय दे रहे हैं तो वो आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके के डाउट भी आ रहे होंगे स्टूडेंटों को, तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा डाउट नहीं कीजिए। डाउट करने का जो समय है ना वो दोस्त चला गया है। अब आपको जो हम दे रहे हैं ना, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। और एक हम सजेशन यहां पे दे रहे हैं सभी को कि बाबू न्यूमेरिकल की आज सुबह ही में हमने क्लास लिया हुआ है 1.5 घंटे की। ये न्यूमेरिकल आप जरूर तैयारी कीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल तैयार नहीं किए तो ये मेरी गलती नहीं होगा अगर न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में छूटता है तो। इसलिए मैं न्यूमेरिकल की वीडियो जाकर आप चैनल पे क्लिक करेंगे ना तो आपको बहुत सारी सभी न्यूमेरिकल पर पूरी किताब के हमने इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, सिद्धांत करा दिए हैं। पूरा सब कुछ तो हम करा ही रहे हैं दोस्त। तो बस मैं चाहूंगा मेहनत कीजिए। 5-5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन पर भी हमने वीडियो लाया है, पूरा करा दिए हैं। बस मेहनत कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ, अदर कोई बात ही नहीं है, अदर कोई बात ही नहीं है दोस्त। मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। अगला आता है रीमर टीमन अभिक्रिया। देखिए रीमर टीमन अभिक्रिया कहे या राइमर टीमन अभिक्रिया कहे, दोनों बात एक ही है। इन दोनों में ज्यादा क्या बिल्कुल भी अंतर नहीं है, केवल नाम का कंफ्यूजन है जी। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड होता है बट समझेंगे समझ में आ जाएगा। समझा दे तो लिखा गया है कि जब फिनॉल को, ध्यान से समझेंगे, लिखा गया है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं ना तो एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, और इसी को ही हम रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे बनता है, सिखा दीजिए। तो बाबू हम इसीलिए ना है जी, रासायनिक समीकरण। चलिए तो हम आपको बता दें कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, हम लेंगे फिनॉल। अब फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH। तो C6H5OH लिख दे, या इस तरीके से बेंजीन रिंग उसके ऊपर OH लिख दे, तो ये हमारा फिनॉल हो गया। अब आपको इतनी बेसिक बात पता होगा कि यहाँ पे इसके ये जो 5 सिरा है, ठीक है, इन सभी पर हाइड्रोजन होता है। तो हम एक जगह यहाँ पे हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए दिखा दे रहे हैं। अदर यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर सभी जगह है, बस एक जगह हम दर्शा रहे हैं क्योंकि जरूरत हमें पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। अब क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु हम लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे। ठीक है ना,
देख लीजिए, हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या कराते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, इनको गर्म करेंगे, तो देखिए यहां से क्या क्या निकलता है ये आप समझिएगा। सबसे पहले जानते हैं क्या निकलता है, यही चीजें आपको जानना है दोस्त। यहां से देखिए, एक सोडियम यहां का, एक, फिर 2 और फिर 3, ये हमारा क्या निकल गया है, यहां से 3 सोडियम निकलते हैं और यहां से 3 क्लोरीन निकलते हैं। 3 सोडियम 3 क्लोरीन आपस में क्रिया करके बाहर निकलते हैं और ये क्या बना जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। और कितने मात्रा में, 3 मात्रा में। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 मात्रा में। 3 मात्रा में सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो 1H 2H, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान अगर देते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बच जाता है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, बाबू ध्यान से गिनिएगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। तो यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2H2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। तो इसमें से 2 ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन जो है इसको यहाँ पे बस O लिख देंगे, तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये इतना बाहर निकल गए। अब बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, तो बचा हुआ है ये बेंजीन रिंग के साथ OH है ये, और यहाँ पे CH बचा हुआ है और केवल इसमें O बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं। तो ये हमारा C है, ये H है और ये O है। तो CHO हो गया, CHO, और यही CHO यहाँ पे H के आगे आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। समझ रहे हैं, तो ये ऐसे होता है जी। तो इसी को अब हम लिख देंगे इस तरीके से, ये हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे CHO ये हमारा जुड़ जाता है। और यही हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनता है, इसी का नाम है एसिटिक एल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटिक एल्डिहाइड है। ये हमारा क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। तो ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखेंगे, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, सॉरी फिनॉल। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है दोस्त। ये बहुत बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देरी नहीं करेंगे। अगला आता है हमारा एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या यहां पे कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 एल्डिहाइड या कीटोन आपस में क्षार की उपस्थिति में संयोग करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। सिंपल सा है, थोड़ा मतलब इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं कि आपको मतलब आसानी से समझ पाए, बट हाँ ज्यादा हार्ड नहीं है अगर आप समझना चाहेंगे तो। अगर आप समझना चाहेंगे तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमसे क्या कहा गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 हमें या तो एल्डिहाइड ले लेते हैं या 2 कीटोन लेंगे, ठीक है ना। 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन आप लीजिए और उसको क्षार की उपस्थिति में उनको जोड़िए, संयोग करिए, ठीक है। तो चलिए हम 2 एल्डिहाइड लेकर ही बता देते हैं, ठीक है। तो रासायनिक चलिए, तो यहां पे हम ले लेते हैं 2 एल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो 2 एल्डिहाइड कौन से ले लेंगे, तो जैसे CH3CHO, ये हमने एसिटल्डिहाइड को ले लिया। अब एसिटल्डिहाइड को हम क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड एक हमने ले लिया, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड के हम 2 अणु लेंगे, तो या तो यहां पे 2 लिख दीजिए या एक और यहां पे हम लिख देते हैं CH3CHO। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड के हमने 2 अणु ले लिए हैं। तो 2 एसिटल्डिहाइड के मतलब एल्डिहाइड के 2 अणु को लेकर और क्षार की उपस्थिति में, अब क्षार क्या है जी, तो क्षार की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। तो चलिए क्षार की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसकी उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। अब जैसे इसकी हम क्रिया कराएंगे ना, जैसे इसकी हम क्रिया करा देते हैं तो देखिए यहां से क्या निकलता है, यहां से एक हमारा CH3CH और यहाँ का एक H यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे अगर क्या होगा कि जब हम एसिटल्डिहाइड मतलब जब हम दो एल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में इनका संयोग करेंगे, मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे CH3 है, 3 हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। आएगा तो क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे, ये हमारा CH3 होगा, फिर यहाँ पे CH, फिर OH, फिर CH2 और फिर CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। देख लीजिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे CH3CH है तो CH लिख दिए, CH3CH लिख दिए हैं, और यहाँ का एक हाइड्रोजन आ गया है ऑक्सीजन के पास तो वही OH लिख दिए हैं। और अब यहाँ पे CH2 ही ना बचा जी, तो CH2 और CHO लिख दिए हैं हमने। तो ये हमारा जब हम दो एल्डिहाइड को सोडियम मतलब एक क्षार की उपस्थिति में संयोग कराते हैं तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, सॉरी ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, बट ये रुकता नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये हमारा क्या बन जाता है, इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड है। तो जब हम एसिटल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब ये अभिक्रिया ना आगे और भी होता है, आगे और भी बढ़ता है, ठीक है, बट हम नहीं जा रहे हैं, इतना ही लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि समय अब कम है, ज्यादा कंफ्यूजन में चाहता नहीं कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो। चलिए वीडियो ठीक बन रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां पे लिखा है कि कार्बोनिल यौगिकों के दो समान अणुओं के बीच संगठन ना कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब कार्बोनिल यौगिकों को हम लेंगे, ठीक है, तो वो एक समान अणु नहीं होने चाहिए, वो अलग अलग होने चाहिए। इससे अभी हमने पहले लिया था एसिटल्डिहाइड, तो वो दोनों हमने एक समान लिए थे, बट इसमें क्या है कि अलग अलग हमें क्या लेना है, अलग अलग हमें लेना है, अलग अलग कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु लेना है। तो चलिए हम लेकर देख लेते हैं जी। अब रासायनिक समीकरण हम दे रहे हैं, तो कार्बोनिल यौगिकों के दो हम अणु ले लेते हैं अलग अलग। जैसे एक हमारा HCHO, तो ये एक फॉर्मल्डिहाइड हमने ले लिया है, और एक हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, जैसे कि CH3CHO। तो ये हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ये एसिटल्डिहाइड लिए। कार्बोनिल यौगिक दो लिए हैं, अलग अलग हैं, दोनों की नहीं है, बिल्कुल है। तो जब दोनों अलग अलग हम लेकर इनका संघनन कराएंगे, मतलब इनको आपस में जोड़ेंगे, तो यहां पे जानते हैं क्या बन जाता है, यहां पे बन जाता है OHCH2CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है। और इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हमारा बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे ये बना, हमको समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है, नहीं आया तो हम आपको समझा देंगे, उसकी टेंशन अपना ले, ठीक है ना, उसका टेंशन अपना ले, समझा दें, हम समझा दें। देखिए कुछ नहीं हुआ है दोस्त, यहां का एक हाइड्रोजन ना फिर से यहीं पे आ गया है, ठीक है, तो जब यहां का हाइड्रोजन एक यहां पे आएगा तो देखिए क्या बन जाता है। देखिए ये हमारा O और H, ये बात को समझिएगा, ये हमारा O है, ये H, OH, O और H ये हो गया, और CH तो पहले से है, CH पहले से है, एक H यहां से आ गया तो CH2 हम लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे।
अब इसमें क्या बचा, CH2 ही तो यहां पर बचा ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले आ गया है। अब यहां पे अब क्या बचा, CHO बचा है। तो यही तो हमारा, यही तो मेन प्रोडक्ट बना है, यही तो हमने लिखा हुआ है, OH OH CH2 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 और CHO, तो CHO ऐसे हमने लिख दिया है तोड़कर। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनल डिहाइड कहते हैं। तो ये हमारा क्या लिखा गया है, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनल डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपिनल डिहाइड। तो ये है जी हमारा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, जो है हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे लिखा गया है कि जब फॉर्म, देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कि क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुधिया युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसको हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ना, ये बहुत बार हमसे पूछा गया है। मैं कह सकता हूं कि बहुत बार पूछा गया है, और ध्यान से अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा हार्ड है बट समझेंगे समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखा गया है क्लोरोफॉर्म को, तो क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ हमें गर्म करना है। तो चलिए हम एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन को ले लेते हैं। प्राथमिक एमीन कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो प्राथमिक एमीन आप लेंगे वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक हम ले लेते हैं, जैसे कि C6H5NS2, यह हमारा प्राथमिक एमीन है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि CH3NS2 है, जैसे C2H5NS2 है, ये मेथिल एमीन हो गया, एथिल एमीन हो गया, ये सब प्राथमिक एमीन ही है, ठीक है ना। ये आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बट यहां पे हमने एनिलीन को ले लिया है। सूत्र जान लीजिए, C6H5NH2 है, तो एनिलीन है, इसी को प्राथमिक एमीन ये हमारा है। तो प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराते हैं। एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH के साथ हम क्रिया कराएंगे। तो इसकी मात्रा हम लेंगे 3 मात्रा में KOH हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया। और इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको गर्म। तो जैसे ही गर्म करते हैं तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं होगा दोस्त, इसमें भी वैसे ही होगा जैसे आगे अभी एक बार पहले कराए थे। 3 यहां से पोटेशियम निकलता है और 3 यहां से क्लोरीन निकलता है। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन यहां पे निकलते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, 3 मात्रा में KCl बनता है, ठीक है ना। 3 मात्रा में KCl बनता है, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन, मतलब KCl बन जाता है 3, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या बनता है, ये हमारा इतना निकल गया। उसके बाद यहां से अब ध्यान से समझेंगे, उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कितना हम जोड़ रहे हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 4 2 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं। 6 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, 3H2, 3 दूना 6, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं। 3 ऑक्सीजन को हम यहाँ पे O लिख देंगे। तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ये जल हमारा हो गया ना। अब यहाँ पे बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, बचा हुआ है ओनली C6H5N, यहां तक ये हमारा बचा हुआ है। और इसमें केवल हमारा ये C बचा हुआ है, इसमें केवल ये हमारा कार्बन बचा हुआ है। तो ये कार्बन N के साथ जुड़ जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे C बन जाता है। और इसी को हम कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड।
इसी को फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ये हमारा है क्लोरोफॉर्म। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा है एनिलीन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सब नेमिंग रिएक्शन हम कराएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सब कराएंगे जी, ठीक है ना। आज हम सब कराएंगे पूरी तरीके से। अगला आता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया आप भी जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। हालांकि ये बहुत ही हार्ड है, इतना आसानी से स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता। बताएं कि छोड़ दी इसको? चलिए छोड़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि सर क्या ही कहें, छोड़ दे रहे हैं, तो छोड़ेंगे नहीं, कराएंगे जी। यहां पे लिखा गया है जब एथिल एल्कोहल को अथवा एसिटल्डिहाइड अथवा एसीटोन, देखिए इन तीनों में से कोई भी लेना है, एथिल एल्कोहल ले लें, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन, तीनों में से कोई एक लें और उसको आयोडीन के साथ और क्षार के साथ क्रिया कराएं। तो जब क्रिया कराएंगे तो पीले रंग का एक आयोडोफॉर्म मिलेगा और इसी अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो चलिए एक एक करके अभी हम लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं रासायनिक चलिए, तो यहां पे हम एथिल एल्कोहल ही ले लेते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक हमें लेना है, एल्कोहल, एल्डिहाइड या एसीटोन, कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं एल्कोहल, एल्कोहल ले लेते हैं एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, तो ये हमारा एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल हमने ले लिया, इसको आयोडीन के साथ और क्षार के साथ क्रिया कराना है। तो आयोडीन हम यहां पे ले लेते हैं, तो आयोडीन मतलब I2, ये आयोडीन हो गया, इसको 3 मात्रा में लेंगे। तो या तो हम I2 इस तरीके से लिख दें या इसी को हम देखिए कैसे लिख देते हैं। I2 है ना, तो I, ये I2 हमारा हो गया, ठीक है। और 3 मात्रा में है, इसी तरीके से 3 बना देना है। तो 1 I2, फिर 2 I2, फिर 3 I2, इस तरीके से हम तोड़ कर लिख दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे क्यों सर, तो क्यों आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं कि हम सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए ये कर रहे हैं। उसके बाद एक मजबूत क्षार लेंगे, क्षार हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये 6 मात्रा में लेंगे। 6 मात्रा में या तो ऐसे लिख दीजिए या इसको तोड़कर सभी को एक एक करके अलग अलग लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हमने 6 मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिया। अब इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो अब देखिए अब हमारा क्या क्या यहां पे मिलेगा। सबसे पहले हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां से ये हमारा निकलता है, यहां से ये C2H5 ये हमारा निकलता है और यहां से ये हमारा इतना ये निकल जाता है, ये हमारा इतना निकल जाता है। 1 2 3 हमारा आयोडीन निकलता है और इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा C2H5, सॉरी गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया, ये हमारा 3 यहां से नहीं निकलेगा जी, ऐसे बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप सभी को। पहले इसको नहीं बताते हैं, रहने देते हैं, चलिए ऐसे नहीं बताते हैं, थोड़ा पहले हम साइड प्रोडक्ट को ही निकाल देते हैं, मेन प्रोडक्ट को छोड़िए, साइड प्रोडक्ट हम निकालना शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आयोडीन, सोडियम के साथ आयोडीन यहां पे हमारा निकलते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे निकलते हैं, तो यहां पे ना ये हमारा 5 सोडियम है और ये हमारे 5 सोडियम है ना, ये हमारे 5 आयोडीन के साथ ये निकल जाते हैं, ठीक है। यह हमारा 5 सोडियम 5 आयोडीन के साथ क्रिया करके यह हमारा निकल जाता है जी, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है।
यहां पे याद रखेंगे, यहां पे हम 3 मात्रा में लिए हैं ना, इसको 4 मात्रा में हमें लेना पड़ेगा। तो एक और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, हम बता रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, 5 सोडियम, 1 2 3 4 5, 5 आयोडीन, ये सबसे पहले हमारे बाहर निकलता है। तो ये हमारा 5 मात्रा में सोडियम आयोडीन ये हमारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या निकलता है, उसके बाद आप समझिएगा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, ठीक है। एक 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया 6, और 6 के बाद यहां पे अगर हम देखें तो 7 हाइड्रोजन, ठीक है। और 7 के बाद 7, और यहां से हम ले लेते हैं, अच्छा देख लेते हैं 1 2 3 4, यहां पे ध्यान से अगर आप समझे तो देखिए क्या यहां पे हम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के बाद 7 हाइड्रोजन, और 7 यहाँ पे है 5, तो 7 में से यहाँ 5 में से हम 3 हाइड्रोजन को और ले लेते हैं, तो 7 3 10 हो जाएंगे। तो 10 यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लेते हैं। यहाँ पे अब क्या बच गया है, यहाँ पे याद रखेंगे, अब यहाँ पे बच गया है ओनली 2 ही हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ से 3 लिए हैं, यहाँ से 4 हो गया, और 4 6 10 हाइड्रोजन को हम लिखेंगे क्या जी, 10 हाइड्रोजन को 5H2 लिख देंगे। और ये जो हाइड्रोजन 5 निकले हैं, इसके साथ 5 को ये ऑक्सीजन भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 ऑक्सीजन के लिए ये इस तरीके से 5 जुड़ जाएगा। तो 5 दूना 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन, मतलब जल के अणु यहाँ पे निकल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारा क्या बचा है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बचा हुआ है, C2H2 बचा हुआ है, यहाँ पे ओनली हमारा O बचा हुआ है, ठीक है ना, O बचा हुआ है। और इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे NaO बचा हुआ है, और इसमें हमारा 3 आयोडीन बचे हुए हैं। यही ना तीनों, यही चीजें अब बची हुई हैं। तो अब इसके बाद अब हम क्या कर देते हैं, इसके बाद एक हम और प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, जो है HCOONA हम बाहर निकालते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे ये निकला, तो समझिएगा बाबू, यहाँ पे दो है ना, ज्यादा इसमें हम नहीं जा रहे, इतना बाहर बता रहे हैं। यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 कार्बन हमने निकाल दिया, ठीक है। H मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन निकाला, 1 कार्बन निकाला, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन निकाल दिए, तो HC हो गया। फिर 1 ऑक्सीजन ये है, फिर 1 ऑक्सीजन ये है, और यहाँ पे सोडियम है, तो ये सोडियम, तो HCOONA ये हमारा बन जाता है। तो यही हमारा मेन बाहर निकाल दिए हैं। तो ये तो अब टोटल तरीके से, अब ये टोटल हमारा, ये हमारा यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे तो देखिए, यहां से एक H, यहां पे C, HC, फिर OONA, तो ये अब टोटल हमारा, ये हमारा टोटल समाप्त हो गया है, ठीक है। इसमें अब हमारा क्या बचा हुआ है, इसमें अब टोटल में हमारा क्या बचा हुआ है, ओनली हमारा बचा हुआ है CH बचा हुआ है, और यहाँ पे ये CH3, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं CHI3, ये हम लिख सकते हैं, ऐसे ही हमने लिख दिया। तो ये आपको रिएक्शन थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, और देख लीजिए मैं बता दिया, ठीक है। बहुत ही हार्ड ये रिएक्शन है, और इसी को हम कहते हैं आइडो फॉर्म, इसी को कहते हैं आइडो फॉर्म, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम सच कहें तो थोड़ा सा मैं भी थक जाता हूं, क्योंकि मेन कारण है थकना तो ऐसे लाजमी है ही,
बट फिलहाल अभी आप सभी जानते होंगे रमजान का महीना चल रहा है और रोजा रहना होता है 1 महीने तक हम लोगों को। ठीक है, तो 1 महीने तक रोजा रहना पड़ता है। पर डे हम लोग रोजा हम हर साल रहते ही हैं। बहुत खुशी की बात है कि मतलब रह पाते हैं हम। ठीक है, और उनकी मर्जी है तो हम रह पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है हमें रोजा रहना। और रोजा है तो क्या है, थोड़ा बोल रहे हैं तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मतलब प्यास भी लगेंगे, आप जानते ही हैं। और थकावट तो होगा ही, क्योंकि सुबह से मतलब सुबह में सेहरी करना होता है। सुबह में कितने बजे, 4 बजे आपको सेहरी करना है। 4 बजे किसको खाने को मन करेगा जी? 4 बजे सुबह में उठेंगे तो आप खाएंगे। तो हल्की फुल्की जो भी चीजें होती हैं खाया जाता है। उसके बाद सुबह से लेकर शाम को लगभग 6 बजे तक आपको रहना पड़ता है। ऐसे ही तो थोड़ी बहुत एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाता है, बट अंदर से हम दिखाएंगे नहीं और ना ही हम मतलब लग तो नहीं रहा होगा कि हाँ एनर्जी डाउन हुआ है ना, लगना नहीं चाहिए। हुआ है कोई बात नहीं, बट डाउन नहीं दिखाएंगे हम तो पूरी जोश और पूरी तरीके से आपको बताएंगे जी। अगला आता है हमारा गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अब गाटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होता है, इसको भी हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, गाटरमैन कोच अभिक्रिया को भी हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहां पे क्या कह रहा है, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया हम CO और HCl के मिश्रण से कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। समझ लेते हैं जी। रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिख लेंगे, बेंजीन की क्रिया। बेंजीन यहां पे हमने ले लिया सबसे पहले, तो यहां पे हम बेंजीन के जगह पर एक हम H दर्शा दे रहे हैं, तो ये हमारा बेंजीन हो गया। अब बेंजीन की क्रिया CO और HCl के साथ हम करा देते हैं। ठीक है, ऐसा हम करा देते हैं। तो कराएंगे तो जानते हैं क्या होता है, कुछ होगा नहीं ज्यादा कुछ। यहाँ का ये H है, ये यहाँ पे O के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ का जो हमारा H है ना, ये H इस Cl के साथ क्रिया कर लेता है। तो क्या होगा, ये H इस Cl के साथ क्रिया कर HCl तो बना देता है साइड प्रोडक्ट। ठीक है, परंतु यहाँ का जो ये H है ये यहाँ पे जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए C है और ये H जुड़ गया, तो ये O है तो CHO है ना, ये CHO आकर ऊपर जुड़ जाता है बेंजीन रिंग पर। तो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर CHO जुड़ गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसी को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा बेंजीन है जी। ठीक है, ये हमारा बेंजीन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट ना, जस्ट अ सेकेंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी ये क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट आ गया, ओके चलिए सॉरी आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा। ठीक है ना, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये हम देख रहे थे, ये बार बार पूछा गया, ये लग रहा है हम कराए हैं क्या हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नहीं कराए हैं। ठीक है, चलिए ये हम देख रहे थे, पेपर बना रहे थे ना आप सभी के लिए सेट, तो उसमें हम देख रहे थे कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है तो इसको देख लेते हैं जी। देखिए क्या लिखा गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक, मतलब एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को हम लेंगे और द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनता है। इसी को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ये है जी। चलिए इसको हम समझा देते हैं क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहले एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड को लेंगे। अब इसका
अब बहुत सारे स्टूडेंटों को यही नहीं पता होगा। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक अम्ल एमाइड का मतलब कोई भी एमाइड हमें ले लेना है, ठीक है। जैसे हम प्रोपेनामाइड हम ले लेते हैं, जैसे कि हम यहां पे बता दे रहे हैं प्रोपेनामाइड ले लेते हैं, CH3CH2CONS2, ये हमारा क्या है, प्रोपेनामाइड है। तो हमने एक एलिफेटिक एरोमेटिक अम्ल एमाइड हमने ले लिया है, इसको द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो पहले तो द्रव ब्रोमीन हम ले लेंगे, तो ब्रोमीन हम 2 मात्रा में ले लेते हैं, यहाँ पे 4 मात्रा में कास्टिक पोटास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख देते हैं, 1 KOH, 2 KOH, 3 KOH और 4 KOH। अच्छा, इस तरीके से तोड़ते हैं हम क्यों, जानते हैं, समझाने के लिए, समझ में आ जाए। नहीं तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता और इजी होता, ठीक है, बट समझ में आए इसलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेनामाइड हमने ले लिया है ब्रोमीन, और यहाँ पे हमने कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, जानते हैं क्या बनेगा। यहां से सबसे पहले ये 2 हमारा पोटेशियम यहां से निकलेगा, और यहां से 2 ब्रोमीन निकलेगा, तो 2 KBr, तो यहाँ पे 2 KBr निकलता है, यहां पे 2 KBr यहां से निकलता है, ठीक है। तो KBr निकल गया। उसके बाद अब हमारा क्या बना, तो K2CO3, ठीक है ना, यहां से 1 2 3 4। अब दूसरा हमारा क्या होता है, पहले तो 2 पोटेशियम 2 ब्रोमाइड के साथ नहीं निकल गए। अब दूसरा अब हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे ये 4 मात्रा में यहाँ पे हाइड्रोजन है, आपको यहाँ पे चारों मात्रा में, यहाँ पे यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, तो ये 4 आपको हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये 4 हाइड्रोजन और यहाँ का ये 2 ऑक्सीजन भी, यहाँ का ये 2 हमारा, ये 2 ऑक्सीजन भी, ये क्रिया कर लेते हैं आपस में, समझ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन को यहीं पे नीचे हम लिख देते हैं, 4 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, 2H2O। 4 हाइड्रोजन को 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख दिए और 2 ऑक्सीजन को O लिख दिए, तो 2H2O हमने लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या हमारा बचा हुआ है, अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं, एक पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम है तो K2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। एक कार्बन है तो एक कार्बन, यहाँ पे CO ले रहे हैं, एक कार्बन एक कार्बन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो K2CO3 ये हमारा बन गया। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर K2CO3, तो ये हमारा K2CO3 बन गया। अब बचा मेन प्रोडक्ट क्या बना है, CH3CH2NS2 बना है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे CH3CH2NS2, ये हमारा NS2 ये हमारा बना हुआ है, और इसी को एथिल एमीन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं एथिल एमीन, और ये हमारा क्या है, प्रोपेनामाइड है। प्रोपियोनामाइड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आगे हम बढ़ते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला आता है रोजेमुंड अभिक्रिया। अब रोजेमुंड अभिक्रिया क्या है दोस्त, समझ लेते हैं, और आसानी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया है, यहां पे कौन सा रिएक्शन आपसे पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में, कोई भी नहीं जानता, वास्तव में हम भी नहीं जानते, बट हम लोग क्या है, एक संभावित प्रश्न आपको बता रहे हैं। बशर्ते मैं इतना कहूंगा, मेहनत जरूर कीजिएगा,
ठीक है ना। तो यहां पे लिखा गया है जब एसिड क्लोराइड को उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, परंतु उत्प्रेरक ब्रोमीन सल्फेट में निलंबित पैलेडियम चूर्ण होता है, ठीक है ना। तो जब हम एसिड क्लोराइड को लेंगे, ठीक है ना, उबलते हुए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या कह रहे हैं, एसिड क्लोराइड को उबलते उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। चलिए ये ऐसे होगा। सबसे पहले हम देखिए एसिड क्लोराइड को हम लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एसिड क्लोराइड को हम लेंगे, तो एसिड क्लोराइड को, ठीक है ना। तो एसिड क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, RCOCl। ये हम एसिड क्लोराइड हमने ले लिया। एसिड क्लोराइड को हम क्या करते हैं, उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को हम प्रवाहित कर देते हैं। और किसकी उपस्थिति में, पीडी उत्प्रेरक क्या है, ब्रोमियम सल्फेट हमें लेना है या प्लेडियम चूर्ण हम ले सकते हैं। तो प्लेडियम या तो ले लिया या बेरियम सल्फेट हम ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक आप ले लीजिए। और जैसे ही हम कराते हैं तो जानते हैं क्या होता है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा। तो यहां से हमारा सबसे पहले ये निकलता है HCl। तो ये हमारा HCl सबसे पहले ये हमारा निकल गया। दूसरा क्या बना, R, और ये हमारा H है ना, ये आकर यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये हमारा R हो गया, C हो गया, और HO है तो HO हो गया। और ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड है। और ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो देख लीजिए एग्जाम्पल क्या हम देंगे। यहां पे हम लिख देंगे R की जगह पर जैसे कि CH3COCl, ठीक है ना। और इसको हम हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस को लिख देते हैं। और यहाँ पर PD या BaSO4 हम ले लेंगे। और यहाँ पर सिंपल से है कि यहाँ से ऐसे ही जैसे निकला है ऐसे निकलेगा HCl। तो ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया, ये H आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3CHO। तो ये हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड है बट इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी एसिटल एसिटिल क्लोराइड कहते हैं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, एनर्जी डाउन हो रहा है बट कोई नहीं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बूटस अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा बूटस अभिक्रिया है। एक बूटस अभिक्रिया है, एक बूटस फिटिंग अभिक्रिया। बूटस अभिक्रिया देख लेते हैं। तो लिखा गया है कि जब एल्काइल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसी को बूटस अभिक्रिया कहते हैं।
देख लीजिए रासायनिक समीकरण में हम क्या लिख रहे हैं, एल्काइल हाइलाइड को हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एल्काइल हाइलाइड मतलब RX, ये एल्काइल हाइलाइड है। तो इसके दो अणु हम ले लेते हैं। तो एल्काइल हाइलाइड के दो अणु कौन सा हम ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। चलिए एल्काइल हाइलाइड मतलब मेथिल क्लोराइड हमने ले लिया, इसके दो अणु ले लेते हैं। तो CH3Cl, ये एल्काइल हाइलाइड के दो अणु हो गया। और इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। तो सोडियम धातु, दो मात्रा में सोडियम धातु को ले लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम कराएंगे तो क्या होगा, एक क्लोरीन दो क्लोरीन दो सोडियम से क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। दो क्लोरीन है, दो सोडियम से क्रिया कर लेगा। तो यहां पे क्या बनता है, दो मात्रा में NaCl, सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, CH3 बचा। तो ये हमारा CH3 बन गया। इसी को कहते हैं एथेन, इसी को एथेन कहते हैं। या तो ऐसे लिख दें, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, क्लोरो मेथेन। चलिए दोस्त, ये क्लोरोमेथेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है उलेमान अभिक्रिया। उलेमान अभिक्रिया क्या होता है दोस्त, इसको भी हम समझ लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है उलेमान अभिक्रिया। चलिए, तो यहां पे उलेमान भाई क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। उलेमान जी क्या कह रहे हैं, समझ लेते हैं जी। उलेमान अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है कि जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को उलेमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण। तो यहां पे क्या कह रहा है, सबसे पहले आयोडोबेंजीन को लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं आयोडोबेंजीन को। तो आयोडोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5I, आयोडोबेंजीन हो गया। आयोडोबेंजीन को हम क्या लेंगे, आयोडोबेंजीन के हम दो अणु ले लेंगे। तो एक और ले लेते हैं C6H5। अच्छा चलिए, एक आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ दो मात्रा में कॉपर चूर्ण ले लेते हैं। कॉपर चूर्ण को हम बीच में लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर एक और आयोडोबेंजीन को हम ले लेते हैं, ज्यादा क्या घुमाए हम आपको। आयोडोबेंजीन है ना, इसके दो अणु हमें लेना है। तो या तो यहां पे दो लिख दीजिए, ये भी चलेगा, या तो आप एक और यहां पे लिख दीजिए C6H5I। ये आयोडोबेंजीन के दो अणु हमने ले लिया, ठीक है। और इसको कॉपर चूर्ण के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। कॉपर चूर्ण के साथ हम इसको क्या करेंगे जी, हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहां से दो मात्रा में ये कॉपर है और दो ये आयोडीन, एक आयोडीन, दो आयोडीन दो कॉपर के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, दो मात्रा में CuI, कॉपर आयोडीन, ये बाहर हमारा निकल जाएगा। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या बचा, C6H5। तो ये हमारा बन गया C6H5 और C6H5। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं। डाइफेनिल इसी को कहते हैं। ये हमारा क्या है, आयोडोबेंजीन। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है हमें।
चलिए कोई नहीं जी, बता दें कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चलिए, तो यहां पे क्या कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को हम लेंगे, इसको प्राथमिक एमीन के साथ एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ हम गर्म करेंगे, तो दूधिया युक्त और विषैला पदार्थ क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन के साथ। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन लेंगे और क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। प्राथमिक एमीन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम C6H5NS2 ये हमने एनिलीन ले लिया, ये हमारा प्राथमिक एमीन है। इसको हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा लेते हैं। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, एल्कोहलिक KOH, तो इसके 3 मात्रा में हम इसको ले लेते हैं, 1 KOH, 2 KOH और 3 हमारा KOH। तो ये एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम क्रिया कराएंगे तो यहां से हमारा 3 मात्रा में पोटेशियम निकलता है और 3 मात्रा में यहां से हमारा ये क्लोरीन निकलता है। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन, सबसे पहले तो यही हमारा बन जाता है 3 मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड तो हमारा बाहर निकल गया। ठीक है जी, उसके बाद अब बाबू ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन और 4 2 6 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन हो रहे हैं ना। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन निकलेंगे यहां से। तो 6 हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, 3H2, 3 दूना 6 हाइड्रोजन लिख देंगे। और यहां से 6 हाइड्रोजन के बाद 3 ऑक्सीजन ये निकलते हैं, 3 ऑक्सीजन ये निकलते हैं, 1 2 3, ये 3 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो यहां पे 3 मात्रा में ये हमारा निकल जाता है। अब बचा क्या दोस्त, अब कुछ भी नहीं बचा है, C6H5N बचा है। और ये C जो है ना, ये C हमारा आकर, ये C आकर यहां पे ऐड हो जाता है। तो यही हमारा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड यहां पे C बन जाएगा। अब फेनिल आइसोसाइनाइड, इसी को हम कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये हमें लगता है ये हमने कराया हुआ है क्या, ठीक है, ये हमें लग रहा है कराए हैं हम। कहां कराए थे बाबू, फेनिल आइसो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये देखिए हम सोच रहे थे कि बाबू कराए हुए हैं। 8वां नंबर रिएक्शन हम तो यही कराए हुए थे। चलिए कोई नहीं जी, चलिए एक बार और देख लिया हमने, इंपॉर्टेंट है तो मजा भी आया होगा आप सभी को। ठीक है ना, अंतिम हमारा आता है 16 नंबर, यह हमारा लास्ट रिएक्शन है, इसको भी देख लेंगे। एक बार देख ले, वीडियो तो बन रहा है ना अच्छा तरीके से। चलिए दोस्त, तो 1 घंटे हमारे हो गए हैं और अगला हमारा आता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो क्या कह रहे हैं कि जब किसी एमाइड को Br2 और KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होता है, इसी को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए क्या कहा गया, सबसे पहले हमें एमाइड को लेना है। ठीक है, तो एमाइड हम ले सकते हैं। एमाइड जैसे कि हम थोड़ा सा आपको समझाएं, एमाइड का मतलब क्या होता है कि R, फिर R के बाद CONS2, यह हमारा एक एमाइड ही है। ठीक है, तो एमाइड को हमें लेंगे और एमाइड को लेकर हमें Br2 और KOH के साथ हम इसकी क्रिया करेंगे। Br2 और KOH के साथ हम इसकी क्रिया करेंगे। तो 4 मात्रा में हम KOH लेंगे, 1 KOH, 2 KOH, 3 KOH और 4 KOH। तो ये हमारा 4 मात्रा में KOH को लेंगे और इसको हम क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले यहां से क्या निकलेगा, यहां से 2 हमारे पोटेशियम निकलते हैं 2 ब्रोमीन के साथ, 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन के साथ बाहर निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 KBr हो जाएगा, 2 KBr ये हमारा निकल गया। उसके बाद अब देखिए, अब हमारा क्या निकलता है, जब हमारा KBr निकल गया उसके बाद अब देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन निकलते हैं यहां से। ये 4 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 4 हाइड्रोजन को
2H2 लिख सकते हैं, और इसके साथ ये ऊपर वाला 2 ऑक्सीजन भी निकलते हैं, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है, 2H2O ये हमारा निकल गया। उसके बाद अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा क्या है, यहां पे प्रोडक्ट, अब बात को समझिएगा, 1 1 और 2, यहां पे पोटेशियम 2 है ना, तो 2 पोटेशियम को K2 लिख सकते हैं, K2। और देखिए यहां से C है और O है, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो K2CO3 हम लिख सकते हैं, तो ये K2CO3 हमारा निकलता है, K2CO3 ये हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। तो अब समझ ही गए होंगे आप कि इसमें इधर इस वाले में कुछ भी बचा है, नहीं बचा है, इस वाले में कुछ नहीं बचा, यहां पे Br निकल गया। अब इसमें क्या बचा है, R बचा हुआ है ओनली, और ये NH2 बचा हुआ है, यही ना बचे हुए हैं, तो ये हमारा R लिख दिए, NH2 लिख दिए, और ये हमारा एमीन बन गया कि नहीं बन गया, तो ये हमारा क्या बना है, एमीन बन गया है, एमीन, ये हमारा एमीन बन गया। लगता है इसको भी हमने कराया है क्या, याद है आपको, लग रहा है हमने फिर ये भी करा दिए हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए इसका एग्जांपल यहां पे देख लीजिए, वो हमने स्ट्रक्चर टाइप का बताया था, R यहां पे लिखा था हमने, और यहां पे हमने देख लीजिए CH3 CH2 लिख दिया है, मतलब एथिल एमाइड मेथ 1 2 3 कार्बन है ना, मेथ एथ प्रोपेनामाइड हमने लिया है। तो देख लीजिए यहां पे एमाइड हमने वहां पे लिया हुआ था, RCONH2 लिख दिया था, NH2 हमने लिखा हुआ था, मतलब एमाइड का ही ये हमारा, मतलब सिंपल सा कहे ना, वो रासायनिक स्ट्रक्चर था, कैसे बनाना है, आइए उसका एग्जांपल है, ये भी नीचे आप लिख लेंगे, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, सेम ही है। चलिए क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका ना। चलिए जी, एक चीज हम आपसे कहें, अगर आप कहें तो आदेश करें तो हम कहें, कह दे जी। चलिए, तो अगर मैं यही कहूंगा कि इतना आप रिएक्शन को तैयार कर लीजिएगा, इतना तैयार कर लेते हैं, बहुत है जी। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज आपसे मांगना चाहता हूं, अब वो फिर से हम अंत में, पहले तो हमने कहा हुआ था, फिर अभी भी हम दोहरा दे रहे हैं, वो क्या है कि प्लीज आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक आपसे रिक्वेस्ट है जी, ठीक है ना, इतना कर देते हैं, बहुत है, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आपके ऊपर है, आप करते हैं सपोर्ट या नहीं। मेहनत में जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से कर रहा हूं, आपके ऊपर है, आप मेहनत का थोड़ा सा श्रेय हमें देना चाहेंगे या नहीं, या आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो हम पर पूरा विश्वास किए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी पेपर हमें मिलता है, कुछ हमारे पास अगर आ जाता है तो मैं जरूर सेंड करूंगा कि उसको तुरंत आप तैयार कर लीजिएगा पेपर से पहले, ठीक है ना, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम दे देंगे। तीसरी बात, एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी हमने ओपन किया है, उसको जरूर आप वहां पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना, ब्रदर सर ऑफिशियल नाम से हमारा है, तो उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उतना जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।